बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी 10 में हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद आप ठीक ठाक होंगे। शहर में गर्मी की शिद्दत बढ़ती चली जा रही है और आगे शदीद गर्मी की भी प्रेडिक्शन की जा रही है। खैर हम दीगर खबरें भी शामिल करेंगे, शहर की सूरत हाल पर रोशनी भी डालेंगे। हस्पतालों में जो सूरत हाल चल रही है, डॉक्टर सरापा एहतजाज हैं और अब इंडोर के बाद इंडोर में भी जो है वो काम बंद करने की धमकी दे दी गई है। हमारे सीनियर रिपोर्टर मौजूद हैं इमरान यूनुस और दुर्रे नायाब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। पहली खबर है, लाहौर बहाली मंसूबा, 4 ग्रिड स्टेशन मुंतकिल होंगे। अच्छा जी, इससे कबल हमने ताजिरों की जानिब से रद्द-ए-अमल भी देखा और अब ये सिलसिला हमें नीले गुंबद की तरफ भी जाता नजर आ रहा है। 100 दुकानें मिस्मार होंगी और ये भी मेरे ख्याल से मैं अपने बचपन से कम ये दुकानें देखती आ रही हूँ। इमरान यूनुस देखिए बिल्कुल ऐसे ही है। पहले अगर हम बात करें, याद है मैं 2 दफ़ा साइकिल लेने अपने अब्बा के साथ अंदरूने लाहौर से जो 4 ग्रिड स्टेशन जो है वो मुंतकिल हो रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इनको मुंतकिल करने की ज़रूरत थी। क्यों? क्योंकि जितना लोड है अंदरूने लाहौर में बिजली का, मेरे ख्याल से वहाँ पर तो इन्हें मज़ीद ग्रिड स्टेशन जो हैं वो बनाने चाहिए। और अगर बात ये की जाए कि अंदरूने लाहौर की खूबसूरती में बिगाड़ पैदा कर रहे हैं ये ग्रिड स्टेशन, तो ऐसा नहीं है। अंदरूने लाहौर की खूबसूरती में बिगाड़ किसने पैदा किया? वहाँ जो नक्शे के बगैर प्लाजे बने, वहाँ बगैर नक्शे के जो इमलाक बनी, और वो बनाई किसने? वो अल्हम्दुलिल्लाह सरकार ने ही बनाई। आपके जो सरकारी इदारे हैं पहले उन्होंने आंखें बंद कर रखी। लोगों ने अपने घर किसी ने इन्वेस्टर ने घर खरीदे, उसने वो घर ख़त्म करके वहाँ पर प्लाजे जो है वो बनाने शुरू कर दिए। जब प्लाजे बनना शुरू हुए तब तो उन्होंने कुछ कहा नहीं। जब प्लाजे तकरीबन अपनी तकमील के करीब पहुँच गए तब मुतलका इदारे जो है वहाँ पर पहुँच गए और जाकर बहती गंगा में हाथ धोए। जी बिल्कुल, उन्होंने अपना माल पानी जो है वो इकट्ठा किया। और अब तो खैर हमें पता नहीं, चूँकि अब हम वहाँ जाते नहीं हैं। पहले जब हम जाते थे अंदरूनी लाहौर, आप यकीन जाने हर गली में एक प्लाजा जो है वो लाजमी बन रहा होता था। खैर अभी हमें इस चीज़ का नहीं पता कि आया कि वहाँ पर यही सूरत हाल है या नहीं। जब मैं टाउन्स करता था वहाँ हर गली में कोई ना कोई प्लाजा जो है वो बन रहा होता था। अब तो आपका अंदरूने लाहौर जो है, पहले तो नो डाउट लोग जो है वहाँ पर उसकी खूबसूरती देखने के लिए जाते थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, वहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा हो गई कि वहाँ प्लाजे जो है उनकी भरमार हो गई। ठीक है, चलें, अब जो है वॉल सिटी अथॉरिटी को ख्याल आया और अब वो उसकी खूबसूरती पर ध्यान दे रही है। लेकिन अब दूसरी तरफ आ जाए, जो बात आप कर रही थी कि नीला गुंबद की 100 दुकानें जो है वो खत्म की जा रही है। यहाँ भी बहुत पुराने ताजिर बैठे। देखें, बाटी गेट, अकबी गेट, शेरावाला गेट और जो बाकी गेट हैं उनकी खूबसूरती जो है इन्होंने बहाल की। वहाँ पर जो तजावजात थी उनको ख़त्म की, दुकानें जो थी इजाफी वो ख़त्म कर दी गई। लेकिन नीला गुंबद के हवाले से बात करें, वहाँ पर दुकानें इलीगल नहीं है। मैं हैरान हूँ कि आप पूरी मार्केट, पूरी इंडस्ट्री बन गई है। रिम मार्केट वहाँ पर है, साइकिल मार्केट वहाँ पर है। वहाँ पर जब आप इस तमाम 100 दुकानें मतलब आप 100 खानदान नहीं है, अब मुझे खानदान ताजिरों की तरफ से सर्कुलर रोड वाले ताजिर, मुझे लगता है ताजिर यकजुबा होंगे और बड़ा एहतजाज। 1 महीने का टाइम दिया गया कि 1 महीने तक आप अपनी दुकानें खाली कर दें, उसके बाद हम यहाँ पर बुलडोजर जो है वो चला देंगे। मैं सॉरी टू से मैं इस फैसले से जो है वो मुत्तफिक नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि रोजगार तो पहले ही नहीं है यहाँ पर। ठीक है, लोगों के घर बेचारे पहले ही माशी तंगी का शिकार हैं लोग। और वहां पर ये सिर्फ 100 दुकानें नहीं है, जैसे कि मैंने पहले बताया 15,000 से ज्यादा घराने। हाँ बिल्कुल, अल्लाह आपका भला करे कि हजारों खानदान वाबस्ता हैं। वहाँ पर पूरी की पूरी रिम मार्केट है, वहाँ पर पूरी की पूरी साइकिल मार्केट है। मैं खुद गया था, मैंने भी, चूंकि पेट्रोल महंगा हो चुका है, हर चीज महंगी हो गई है, मैंने भी खुद के लिए साइकिल जो है वहां से खरीदी है। और मैं साइकिलिंग जो है डेली साइकिलिंग करता हूँ, तो मैंने वहाँ पर खरीदी। आप यकीन जाने वहाँ पर हर लेवल की साइकिल जो है वो मिलती है। और जब भी शहर में किसी ने साइकिल खरीदनी हो, सस्ते दामों वहाँ पर साइकिल जो है वो मिलती है। और पहला ख्याल यही आता है कि जी नीला गुंबद जाया जाए। नीला गुंबद की बहाली के लिए आपको और कुछ करने की जरूरत है। वहाँ पर आप पार्किंग प्लाजा बनाएं, वहाँ पर जो गाड़ियाँ अभी भी वो जो फवारा है उसके इर्द गिर्द लगी हुई हैं, उन गाड़ियों को वहाँ मुंतकिल कर दिया जाए। पार्किंग तो वहाँ पर खत्म हुई नहीं। बिल्कुल, अब दुकानें अगर मुंतकिल की जा रही हैं तो ये तो मेरे ख्याल से आप क्या उन्हें पैसे देंगे या ऐसी ही कोई और मार्केट बनाएंगे? आप पैसे दे भी देते हैं, लेकिन क्या उनको कारोबार के लिए काम वहाँ चल रहा है? लाहौर में थोड़ी सी प्रॉपर्टी लेनी हो, आपको पता चल जाता है, आपका सब कुछ बिक जाता है। आने वालों को भी पता होगा कि फलां बंदे की फलां दुकान है और हमने वहाँ जाना है। दुर्रे नायाब, अच्छा, पहले इनसे ये पूछा जाए कि क्या आपने माल रोड के ऊपर जो तारीखी इमारत
इमारतें हैं, जो तारीखी है आपकी प्लाजाज हैं, जो मुख्तलिफ मेंशंस हैं, लक्ष्मी मेंशन है, दयाल सिंह मेंशन, क्या आपने उनको बहाल कर लिया? आपने उसके एज पे जो स्टार्टिंग पॉइंट है, आपने नासिर बाग को बहाल कर लिया? आपने नीला गुम्बद के अंदर जो तारीखी फवारा है, क्या उसकी रौनकें बहाल कर ली? उसके साथ इतने ज़्यादा जो स्टूडेंट हॉल्स बने हुए हैं, जिसमें किंग एडवर्ड के स्टूडेंट्स के बच्चों के भी हॉल्स हैं, उसके बाद GC यूनिवर्सिटी के भी हॉल्स हैं, क्या आपने उनको बहाल कर लिया? आपने वहाँ पे जो पुरानी इमारतों या पुरानी जो तारीखी इमारतें हैं उनके लिए जो रिहेबिलिटेशन के लिए फंड्स रखे वो कहाँ गए? आपने एक सेमिस्ट्री बनानी थी कि माल रोड पे जो इमारतें हैं उनका फसाद एक तरह का होगा, वहाँ बोर्ड एक तरह के लगेंगे, लाइटें बिजली सारी अंडरग्राउंड होंगी, वो कहाँ पे प्रोजेक्ट गए? अब आपको एक नया कम से कम आप उन राउंड अबाउट जो फवारे बने हैं उनकी तो पहले बहाली करें। बिल्कुल, अब आप एक नया चूरन बेचने जा रहे हैं। आप अभी भी माल रोड पे सफर करें तो आपको बड़ा मुश्किल से पता लगता है कि जी ये रीगल चौक है, ये दयाल सिंह मेंशन है, ये आगे जाके माल रोड है, ये YMCA की बड़ी खूबसूरत पुरानी तारीखी बिल्डिंग है, ये जो है वो अल्फला बिल्डिंग जो है वो है। अब आपने उनकी बहाली के लिए उनके नकूश मिटा दिए। मुझे लगता है वॉल सिटी ने अब ये सोच लिया है कि हमने गुड लिस्ट में आना है। वॉल सिटी से साहब ने कह दिया तो बस अब सबका ही बेड़ा गर्क ये वो माफी के साथ मैं कहना चाहूंगा, ये वो जोंके हैं जो हुक्मरान की आदात को देखते हुए अवाम का खून चूसने के लिए तैयार हो जाती है। अब उनको पता है मियां नवाज शरीफ साहब हमेशा पुरानी इमारतों पे, पुराने लाहौर पे बात करते हैं, तो इन्होंने अपना एक नया चूरन बेचना शुरू कर दिया। इमरान जो बात कर रहा था ना, आज भी अंदरून शहर के अंदर वॉल सिटी अथॉरिटी की नाअहली की वजह से कमर्शियल प्लाजे में तब्दील हो रही है। वॉल सिटी तो रह ही नहीं गई। आप आउटर लेन उड़ा देंगे, आप आउटर लेन उड़ा देंगे तो अंदर क्या पुरानी वो इमारतें तो रही नहीं है, वो तो प्लाजे खड़े हो गए सारे। और मुझे अच्छी तरह याद है यहाँ पे आग लगा करती थी, कभी शालमी में लग गई, कभी कहीं लग गई, बहुत सारे वाकयात। ठीक है। उसके बाद प्लाजों पे पाबंदी हुई, ठीक है। कैप्टन उस्मान साहब डिप्टी कमिश्नर थे, वो पूरा दिन वहाँ खड़े होकर आग बुझाने में ऑपरेशन पे लगे रहते थे। अच्छा, उसके बाद सख्ती हुई बहुत ज्यादा, पुरानी इमारतों की बहाली का मनसूबा आया। पुरानी इमारतें जो आपकी रिहाइश पजीर नहीं काबिल रह चुकी थी, उनका नंबर फिगर और वो ख़तरनाक इमारतों का पूरा एक नया सिस्टम शुरू हुआ। आज तक वो ख़तरनाक इमारतें भी बरकरार हैं, वो प्लाजे भी नहीं रुक सके, और उस तरह के सारे चैलेंजेस आपके सामने हैं। आप प्लाजों की बहाली की बात करते हैं, पुराने इमारतों की बहाली की, तो ये प्लाजा इतना बड़ा हैजर्ड है कि उसके अंदर आप आम लोगों का क्या चलना भी महाल हो चुका है, सवाल ही नहीं पैदा, आप चल ही नहीं सकते। उसके बाद अंदरून शहर के अंदर हर बंदा तो बेचारा अब इतना वहाँ पे डिप्राइव हो चुका है, आमदन के जरिए नहीं है कि वो अपने घरों के नीचे ही बैठकों में ही किसी ने कोई चने लगा लिए, किसी ने कोई और चीज़ बेचनी शुरू कर दी, तो छोटे छोटे फूड पॉइंट्स बना चुके हैं। अब उनको भी डिस्टर्ब करेंगे तो फिर उनको कहाँ लेके जाएंगे, और या उनके पास कारोबार के वसाइल क्या हैं। तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिसको समझना चाहिए, और अंदरून शहर की मोहब्बत रखने वाले मियां नवाज शरीफ साहब को भी ये सोचना चाहिए कि हम इन लाहौरियों को, इन अंदरून के रहने वालों को किस तरह से हम रिलोकेट करें। उनको मोहब्बत जो है ना, अगर आप गिरा रहे हैं तो आप सोचिए आपका तो वोटर ही यहाँ का इस इलेक्शन में आखिरी वोटर है क्या अंदरून का? वो नहीं, इस इलेक्शन में उनको पता चल गया है कि अंदरून की भी सियासत अब इनके बस की नहीं है। ये तो अल्लाह का शुक्र अदा करे कि फरिश्तों की दुआओं से ये जीत गए हैं, अदरवाइज जो लोगों के दिलों में इनके लिए मोहब्बत है ना, वो इस इलेक्शन में नजर आ गई थी। बात सिंपल सी ये है, आप 100 दुकानें खत्म कर रहे हैं, आप ये ना कहें कि जी हम आपको आपकी दुकानों के एवज पैसे देंगे। आप ये बताएं, उन दुकानों को मस्मार करने से पहले आप ये बताएं कि जी ये डेजिग्नेटेड एरिया है, ये 100 दुकानें आपकी हम यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं। फिर आप ये कारोबार के लिए कोई जगह एरिया को आप साइकिल मार्केट, रिम मार्केट या कोई भी नया नाम दे सकते हैं, उसकी कोई सिमेट्री ऐसी बना सकते हैं कि वो दुकानें खूबसूरत तरीके से बनाई जाए, वहां पर इंक्रोचमेंट का भी कोई सीन ना हो, फिर आप इन दुकानों को वहां शिफ्ट करें। और दूसरी बात देखें, आपने तजावजात के लिए बेड़ा उठाया, खत्म करनी है तजावजात, आपने तजावजात खत्म कर दी, किसी हद तक की ना। उसके बाद देखें, लाहौर का दूसरा बड़ा मसला जो है ना, ये दुरने आप भी मेरी इस बात को सेकंड करेंगे, पार्किंग है, पार्किंग मसाइल बहुत बड़ा मसला। मैं भी ऐसी 1000 खबरें दे चुका हूँ, दुरने आप भी हजारों खबरें दे चुके हैं कि जी लाहौर में इतने पार्किंग प्लाजे बनेंगे, ये बनेगा, वो कहाँ गए भाई? जब तक आप लाहौर शहर में नए पार्किंग प्लाजे नहीं बनाएंगे, आपकी लाहौर की खूबसूरती का बेड़ा गर्क होता रहेगा। अंदरून आप कहीं भी चले जाए, मुझे ये बताएं, आपको सबसे पहला मसला पता क्या होता है? गाड़ी कहां पार्क करें। बिल्कुल ऐसे ही। आप अगर आप शेरा वाला गेट या भाटी गेट अगर गाड़ी खड़ी करेंगे ना, आप यकीन जाने अंदरून में आपको इतना मजा आता है कि अगर आपने गाड़ी पार्क कर दी है ना, आप तमाम दरवाजे सुकून से, चाहे जितना भी फासला है, आप आराम से घूम सकते हैं, आप इंजॉय करते हैं। लेकिन जब आपको टेंशन ही ये हो यार बाहर गाड़ी खड़ी है, वार्डन जो है वो उठा लेंगे, या कोई गधा गाड़ी गुजरती हुई या बाइक गुजरती हुई कोई हिट ना कर जाए गाड़ी को,
आप क्या अंदरून घूमेंगे? बिल्कुल ऐसे ही है, बट ये जो है बहुत मेरे ख्याल से लम्हा फिक्री है। बहुत ताजिर तो इस पर बहुत ज़्यादा एहतजाज करेंगे। ऑलरेडी सर्कुलर रूट की तरफ से हमें रद्दमल नज़र आ रहा है। अच्छा जी, तरक्याती मनसूबों के लिए 9 अरब 78 करोड़ के फंड्स मंजूर हुए हैं। इस पर भी बात कर लेंगे। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आएंगे स्टे विद अस। वेलकम बैक। एक जानिब धड़ाधड़ दुकानें गिराई जा रही हैं, दूसरी जानिब तरक्याती फंड मंजूर हुए हैं। दिल्ली गेट से अकबरी गेट तक स्पाइस मार्केट पैकेजेस के इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए 1 अरब 53 लाख रुपए की मंजूरी दी गई है। दुर्रे नायाब। अच्छा, ये एक तरफ ही हो रहे हैं सारे, मतलब कि आप अगर कहें ना कि हर तरफ तरक्याती मंसूबे नहीं। अच्छा। इस वक्त लाहौर का फोकस सिर्फ पुरानी इमारतें बहाल करने की आड़ में कारोबारी हजरात को तकलीफ पहुंचाना, उनको दरबदर करना, और हुकूमत इटसेल्फ अपने लिए बहुत सारे महाज खोल रही है और उनको ये अंदाजा नहीं कि हमने इनको वाइंड अप कैसे करना है। क्योंकि जब महाज खुल जाता है ना, अब ये डॉक्टर्स का महाज खुला है ना, अब कोई नजर नहीं आ रहा आपको, ना किसी के पास इसका एंड अप प्रोग्राम है। हमेशा एक एंड अप प्रोग्राम होता है कि अगर ये हो जाएगा तो हम ए कर लेंगे, बी कर लेंगे, सी कर लेंगे। 3-4 किस्म के प्लान्स आपके पास हुकूमत के पास मौजूद होते हैं। हमारे पास अल्लाह के फजल से हम महाज खोली जा रहे हैं और उसके बाद पीछे किसी ने खड़े नहीं होना। तो मसला ये है कि अभी आप जो महाज खोलने जा रहे हैं, अब आप अंदरून शहर के सारे महाज खोल रहे हैं। इमरान ने बड़ा अच्छी सियासी बात की है कि पहले वोट जो थे, पहले क्या हालात थे, और अब तो खैर वहाँ पे ताजिर बिल्कुल दिल में ये रख के बैठे हुए हैं कि अब हमने इनके साथ, आपने किसी को एतमाद में लेना गवारा ही नहीं किया। आपने किसी के साथ कन्वेंशन तक किसी को इनवाइट ही नहीं किया कि आएँ और बैठ के बताएं कि हम ये करना चाहते हैं, आप बताएं कि आप वॉलंटरीली क्या करेंगे। अगर आप खुद कहीं पे और मुंतकिल हो जाएं, कहीं पे हमें बताएं, हम आपको मुंतकिल कर दें, कोई पूछने में हर्ज तो नहीं था ना। बिल्कुल नहीं भाई, रातों रात मेरी प्रॉपर्टी पे आके अगर आप खड़े होकर कह दें कि जी अब आपको यहाँ से जाना होगा, मैं नीला गुंबद के केस पे बात कर रहा हूँ, मैं सर्कुलर रोड पे बात नहीं कर रहा, तो फिर लोग क्या करेंगे? 100 दुकानें, और आपने अपनी मदद आपके तहत अपनी मेहनत की कमाई से वो खरीदी हुई है ना। आपको किसी ने दान तो नहीं की, सरकार ने क्या आपको एक एग्रीमेंट के तहत दान तो नहीं की थी कि जब हम चाहे मर्जी ले लेंगे। ठीक, तो ये चीजें आपको मद्देनजर रखनी चाहिए। जो इलीगल इंक्रोचर्स हैं उनके साथ और रवैया होना चाहिए। जो लीगल ऑक्युपाइड बैठे हैं साल साल, जिनकी नस्लें बैठी हैं 3-4 साल से, उनके लिए आपको अच्छे तरीके से ऑप्शनल और रिक्वेस्टिंग मोड में जाना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। ये सरकार को कोई इख्तियार नहीं है कि वो इस तरह जाके बदमाशी करे। और मैं तो ये हैरान हूँ कि ये टाउन वाले, ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, LDA, ये सारे महकमे पहले ये खुद ही बनवा देते हैं, उन अफसरान को कुछ नहीं कहते। और वो अफसरान जब सारा माल इकट्ठा करते हैं तो वो जाके नेशनलिटियाँ लेके दूसरे मुल्कों में बैठ जाते हैं, कोई कनाडा बैठ जाता है, कोई कहीं जाके बैठ जाता है, और यहाँ पे लोगों को हुकूमत के हाथों ब्लैकमेल और जलील होने के लिए छोड़ दिया जाता है। आपको तो पहले उनकी इंक्वायरी करनी चाहिए कि उस दौर में कौन कौन थे सर्कुलर रोड वाले केस में, आपके LD के अंदर जितनी तजावज़ात गिराई जा रही हैं, जितना भी आपका ऑपरेशन किया गया, पहले तो देखे ना कि कौन थे वो लोग। आपको आते से सीटों में मौजूद नजर आएंगे, और वही लोग जो पैसे लेके बिल्डिंगें बनवा रहे थे, आज वही आपको भाषण देते नजर आ रहे हैं कि नहीं ये तो बहुत इलीगल है जी, ये तो नहीं होना चाहिए, ये तो फलाना ये। अच्छा, मुझे ये बात बताएं, सवाल करने वाला ये है, वटेवर वो टाउन एडमिनिस्ट्रेशन है, वटेवर वो DCO है, कमिश्नर है, LDA जो भी है, या ये वॉल सिटी अथॉरिटी है, सवाल सिर्फ ये बनता है कि यार ये बता दें कि अंदरूने लाहौर में जिन्होंने गैर कानूनी तामीरात करवाई उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है, इसका जवाब दे दें। उसके बाद आप 100 दुकानें गिराएं, 1000 दुकानें गिराएं, इनसे सवाल ये करें कि भाई बताए। दुर्रे ने बहुत अच्छी बात की कि नीला गुंबद में तारीखी फवारा है, आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है हमेशा। अब मैं कहूँ कि मैं हमेशा गाड़ी अपनी वहाँ पार करता हूँ, मैं जब भी नीला गुंबद गया हूँ वहाँ पे वो पार्किंग पर्ची वाला खड़ा होता है। अब अल्लाह भला करे वो पार्किंग की वो खुद लेता है या पीछे जाती भी है कि नहीं जाती, वो पर्ची 50 रुपए की लेता है और हम उसको चलें वो 100 रुपया 100 रुपया दे देते हैं, 50 देते हैं, लेकिन 50 रुपये कहीं बनती नहीं है सरकारी फीस ना। खैर उसको छोड़ें, फवारे की हम बात कर रहे हैं। दुर्रे ने आपकी बात बहुत अच्छी थी कि भाई आप ये बताएं कि आपने, मैंने वो फवारा आज तक चलता हुआ नहीं देखा, आपने उस फवारे के साथ क्या किया, क्या आपने उसको आबाद कर दिया? मैं इस चीज़ का चशमदीद गवाह हूं, मैं उन 2 इजलासों में बैठा हूं जिसमें ये डिसीजन लिया गया था कि हम उस फवारे को आबाद करेंगे। वो भाई कहाँ गया वो आपका मंसूबा? क्या आपने उन चीजों को आबाद कर दिया? और एक जो आप 100 दुकानें गिराने आ गए। और एक इजलास में मैं बैठा तो उस फवारे की जगह पार्किंग प्लाजा बनना था। एक इजलास ऐसा हुआ कि उस तारीखी फवारा है, उसकी एक हिस्ट्री है, लिटरली लाहौर की तारीख में उस फवारे की एक हिस्ट्री है पूरी, उस पे आर्टिकल्स लिखे हुए हैं कि ये फवारा बना कैसे था, बनाया किसने सारा। आप उसको तोड़ के अब दुर्रे नायाब जिस तरह बता रहे हैं कि वहाँ पार्किंग प्लाजा बनाने जा रहे हैं, हैरानी वाली बात है। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, अभी हम ब्रेक के बाद आते हैं जी।
वेलकम बैक। खबर ये है कि मज़ारात पर नजराना के लिए डिजिटल निज़ाम राइज माफिया का खात्मा करूंगा। शाफी हुसैन साहब ये कहते हैं, यानी वो जो नजराना बॉक्स पड़े होते हैं वहाँ पे डिजिटल बॉक्स रख दिए जाएंगे। क्या प्लान क्या है? मेरा तो ख्याल है कि लोग आएंगे और एटीएम कार्ड्स अपने और अपने क्रेडिट कार्ड के जरिए डिजिटल तो वही समझ आता है। अब बात ये है कि जहाँ पे मैनुअल अमल दखल खत्म हो ही नहीं सकता, आप कैसे करेंगे? डिजिटल कैश मशीनें आ गई हैं लेकिन उस पर भी मैनुअल है। आप अगर एटीएम मशीन के अंदर भी जाएं तो उसमें भी बंदे आते हैं, आके पैसे फीड करते हैं, उसके बाद जाते हैं। ठीक है, अगर आपकी टिल मशीन्स हैं उसके अंदर भी मैनुअल जो है वो कंट्रोल रहता है। मसला ये है कि जो यहाँ पे इसमें दूसरी में पॉइंट में जूतों की बात की गई है कि 150-150 रुपए तो जूतों की जोड़ी से वसूल किए जा रहे हैं। अभी मैं रिसेंटली दाता दरबार गई हूँ तो यही हुआ। अगर आप उसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं कर सकते, वहाँ लोगों से नहीं पूछ सकते कि भाई 150 किस चीज़ की है। आप रेट्स अपने मनमाने ले रहे हैं तो आप पहले मैनुअल पे अगर कंट्रोल करेंगे तो आप किसी डिजिटल सिस्टम की तरफ जाएंगे, वरना डिजिटल पे भी इतने तोड़ हैं। आजकल डिजिटल हैकिंग और डिजिटल सिस्टम से पैसे निकालना कितना आसान है। क्या गारंटी है कि जी कल आपको 1 करोड़ पे नजराना साल में जमा होता है तो वो डिजिटल हैकिंग के जरिए या कोई डिवाइस लगा के वो पता लगे कि जी वो 1 लाख रह गया है, या वो जो उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक चोरी की जा रही है उसके अंदर साइबर क्राइम के जरिए वो सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज और ये हो सकता है। भाई यही हो रहा है, चांसेस हैं 100% यही हो रहा है। आज सारा दिन आपके मोबाइल फोनों पे बैंकों के यही मैसेज आते रहते हैं। सही बात है कि किसी को अपना नाम ना बताएं, किसी को अपना डाटा ना दें, माँ का नाम ना बताएं, अपनी डेट ऑफ बर्थ ना बताएं, अपना ओपीटीपी शेयर ना करें। तो भाई यही चीजें तो सारा दिन हो रहा है। तो अब डिजिटल सिस्टम की तरफ जरूर जाएं, लेकिन डिजिटल नजराने के अंदर कौन सा मैकेनिज्म, कौन सा सिस्टम लेके जा रहे हैं वो जरूरी है। वहाँ पे आने वाले जो लोग हैं बेचारे, वो बड़े गरीब लोग, बड़े पुराने और दकियानूसी ख्यालात के लोग होते हैं और देहातों से, डिप्राइव्ड एरियो से ज़्यादातर उनका ताल्लुक होता है। वो किस तरह डिजिटल जो मॉनिटरिंग में जाके अपने नजरानों को रखेंगे? पैसे तो उन्हें डालने ही है, ऐसे ही उनके पास कोई ऐसा तरीका नहीं कि मैं ऑनलाइन डाल दें। ऑनलाइन जो तरीका कार था, अभी भी आप अपनी ऐप खोलें तो उसके अंदर आपको नजराना डोनेशन वाले ऑनलाइन मुख्तलिफ आ रहे होते हैं। सही, आप उसको कर सकते हैं, वो तो एक अलग क्लास है। स्टूडियो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, हम रूडा के हवाले से बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स करते रहते हैं, आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाते रहते हैं कि किस तरह से एक नया शहर आबाद किया जा रहा है, इस नए शहर के फीचर्स क्या हैं, इस नए शहर में क्या क्या कुछ है, इस नए शहर में किस तरह से जो हम शहर में मसाइल देख रहे हैं उनको हल किया जा रहा है। आबो हवा के हवाले से देख लें, यहाँ पर ज़ेर ज़मीन पानी का मसला है, तजावुज़ात हैं, ट्रैफिक है। तो नए शहर में इन बहुत सारे मसाइल को इंश्योर किया जा रहा है कि इनका सामना ना करना पड़े। अब हमने इस चीज़ को यकीनी बनाना है कि आप जो सिक्योरिटी फीचर्स हैं उस तरफ भी आपको कोई मसला ना हो, क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान नज़र आते हैं जब आप अपनी प्रॉपर्टी ख़रीद लेते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको बाद में जाके पता चलती हैं कि कागजात फेक थे, आप तक इंफॉर्मेशन ठीक नहीं पहुंचाई गई है। इस चीज़ को भी इंश्योर किया जा रहा है रूडा में। रूडा सिक्योरिटी पेपर्स के हवाले से किस तरह से इंफॉर्मेशन फराहम कर रहा है, यहाँ पे जो लोग आते हैं उनको किस तरह से पूरा एतमाद दिया जाता है, इस पर हमने बात करनी है। स्टेट डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर स्टेट मैनेजमेंट रूडा एजाज घुम्मन साहब ने हमें आज ज्वाइन किया है, उनको अपने प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैंने पहले हमने बहुत सारे प्रोग्राम किए रूडा के हवाले से, बट ये टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट भी है और मेरे ख्याल से लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अहम टॉपिक है। सिक्योरिटी पेपर्स हैं क्या? बेसिकली सिक्योरिटी पेपर्स को समझने से पहले हमें उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में आने से पहले हमें ये बात कंसिडर करनी चाहिए कि सबसे पहले ओवर सेलिंग की टर्म है क्या। हमारे यहाँ एक कॉमन प्रैक्टिस है कि हर आदमी की ख्वाहिश है कि उसका अपना घर हो, अपनी छत हो। रूडा की बेसिस भी है कि गरीब आदमी, हर आदमी के लिए अपनी छत प्रोवाइड की जाए। हमारे यहाँ कॉमन प्रैक्टिस में ये आता है कि हर बंदा जब सबसे पहले पैसे इकट्ठे करता है तो सबसे पहले अपनी रिहाइश के लिए डिफरेंट हाउसिंग स्कीम्स, हाउसिंग सोसाइटीज में जाके अपना घर लेने जाता है। और यहाँ पर इस स्टेट में, रियल स्टेट सेक्टर में बड़ा ज़्यादा बूम भी आया, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई है कि कुछ काली भेड़ों ने इस पूरी इंडस्ट्री को तबाह भी कर दिया। वो इस फॉर्म में करते हैं कि अगर एक हाउसिंग सोसाइटी है, हमारे पास रजिस्टर हुई है रूडा में, उसके पास 100 प्लॉट्स है तो वो 200, 200, 300 सेल आउट कर देते हैं। इस चीज़ को केटर करने के लिए हमारे CEO इमरान अमीन साहब ने हमें क्लियरली डायरेक्शन पास की कि ऐसा फुल प्रूफ सिस्टम बनाया जाए कि किसी गरीब आदमी का हक ना मारा जाए। इस चीज़ के लिए सबसे पहले उन्होंने हमें एक टीम कार बनाई जाए। उसको उन्होंने कहा कि एक सिस्टम ऐसा बनाया जाए जो कि हाउसिंग सोसाइटी के डेवलपर के लिए भी आसान हो, ये ना हो कि हम मुश्किलात उनके लिए भी क्रिएट करें और गरीब आदमी का हक ना मारा जाए। ठीक है। उस
चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हमने सिक्योरिटी पेपर का एक फीचर तैयार किया है तो ये कागज़ का टुकड़ा, ठीक है, लेकिन इसके पास इतनी पावर है कि ये मेक श्योर करता है कि कोई हाउसिंग सोसाइटी किसी गरीब आदमी का हक ना मारे। अच्छा, अगर हाउसिंग सोसाइटी के पास 100 प्लॉट्स डिक्लेयर्ड हैं तो वी विल मेक श्योर इस पेपर के थ्रू के वो 100 प्लॉट्स ही बेचे, ठीक है, वो 101 ना सेल आउट करे। इस बेसिस को लेके हमने सिक्योरिटी पेपर का फीचर तैयार किया। इस पेपर को हमने स्पेशली प्रिंट करवाया है, इसके अंदर बड़े टेक्निकल पॉइंट्स हमने रखे हुए हैं जो कि सिर्फ हमें ही पता है। जब भी कोई इंसान हमसे वेरीफाई भी करवाना चाहेगा, हम वेरीफाई करके बताएंगे इसको फ्रॉडलेंट एक्टिविटी को रोक लेता है, उसके अंदर मेक श्योर करता है किसी बंदे के साथ नाहक ज्यादती ना हो। अच्छा, अब किस तरह से जो लोग खरीदारी अभी जमीन की करेंगे वहां पर या जो कर चुके हैं उनको भी ये सिक्योरिटी पेपर जो है वो हासिल वो कर सकते हैं? जी, क्योंकि आपके पास तो ये होना गारंटी है कि बहुत लाजिम है ना कि आपके पास ये होना चाहिए। जो सोसाइटी रूडा की ज्यूरिसडिक्शन में आ रही है, हमने सबको डायरेक्शंस पास कर दी हैं कि दे आर बाउंड टू बाय इट। हमसे उसको एक्नॉलेज करवाना बहुत ज़रूरी है। हर हाउसिंग सोसाइटी को हमने ऑलरेडी डायरेक्शन पास कर दी और हम लोगों को भी अवेयरनेस क्रिएट करना चाह रहे हैं कि आप अपने हाउसिंग सोसाइटी वालों के पास जाएं, उन्हें कहें जी हमें रूडा की प्रॉपर्टी ओनर डॉक्यूमेंट सिक्योरिटी पेपर के लिए अप्लाई करें, ताकि हम फिर उन लोगों को डायरेक्ट आपसे भी रब्ता कर सकते हैं, हमसे भी डायरेक्ट आप कर सकते हैं, लेकिन हाउसिंग सोसाइटी के थ्रू आएंगे क्योंकि हमारा उनका एक आपस में ताल्लुक है। जी बिल्कुल, हम मेक श्योर करना चाह रहे हैं किसी के साथ ज्यादती ना हो और हर सिस्टम को प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से। अच्छा, बार बार कह रहे हैं किसी के साथ ज्यादती ना हो, यानी ये पेपर बहुत अहम है, बहुत जरूरी है। तो मुझे इससे फायदा क्या होगा? लेट्स सपोज मैंने ये सिक्योरिटी पेपर ले लिया, तो क्या फायदा होगा मुझे? देखिए, सबसे पहले आपकी प्रॉपर्टी का राइट आपके पास रहेगा, ठीक है। अगर आपको 3 मरले का वादा किया है, प्लॉट 101 है, तो वी विल मेक श्योर कि आपका प्लॉट 101 ही रहेगा। बहुत अच्छी चीज आप मेंशन करें, क्योंकि यहाँ पे तो जगह कोई दिखाई जाती है, हाउसिंग सोसाइटी प्लॉट आपको कहीं दे देते हैं, तो ये बड़ी अच्छी चीज है। और सबसे ज्यादा कि एक इंसान की जिंदगी भर की मेहनत होती है और वो ऐसे 2 मिनट में जाया हो जाए कि जी आप जब सोसाइटी वापस जाए कि जी अभी हमारे पास इन्वेंट्री नहीं है, जब होगी आप आ जाएं। तो एक आदमी जिसने 3 साल किस्तें दी होती हैं, 4 साल किस्तें दी होती हैं, वो तो बेचारा किस बात को लेके आगे चलेगा। तो इसको मेक श्योर करने के लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने सिक्योरिटी पेपर लेके आए। तो इजाज साहब, ये सिक्योरिटी पेपर 3 मरले के प्लॉट वालों के लिए भी है, 2 केनाल के प्लॉट वालों के लिए, सबको ये पेपर लेना ही लेना है? जी, लेना। हर सोसाइटी हमने हर इन्वेंट्री, जो हर हाउसिंग सोसाइटी की एक इन्वेंट्री होती है, जो उनके लेआउट प्लान में कटिंग होती है, फॉर इंस्टेंस 3 बल्ला है, 5 बल्ला है, 10 बल्ला है, 2 कनाल है, हर प्लॉट के लिए हमने सिक्योरिटी पेपर ये सिक्योरिटी पेपर आपको कब मिलता है? ऑब्वियसली कुछ लोग किस्तों में प्लॉट लेते हैं और बार बार अगर वो जाएं तो वो कह दें कि जी हाउसिंग सोसाइटी वाले अभी तो आपको ये नहीं मिल सकता, अभी आपकी किस्तें चल रही हैं। सो हम कुछ लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए कि आपको ये सिक्योरिटी पेपर हासिल कब करना है, मैं इसको थोड़ा सा प्रोसीजर स्ट्रीमलाइन कर दूं आपके लिए। जब भी कोई हाउसिंग सोसाइटी हमारे पास आएगी, हाउसिंग सोसाइटी हमारे पास तशरीफ लेके आएगी, तो उनकी एक इन्वेंट्री डिक्लेयर होगी हमारे पास अप्रूव्ड लेआउट प्लान की सूरत में। उस अप्रूव्ड लेआउट प्लान के अंदर अगर 200 प्लॉट्स है तो हम उनको 200 प्लॉट्स के अगेंस्ट हम ये सिक्योरिटी पेपर इशू कर देंगे। इसके 3 सेट ऑफ पेपर्स हैं एक सिक्योरिटी पेपर के। अच्छा, एक कॉपी है फॉर द क्लाइंट, ठीक है, जो कि एक आम आदमी है, एक है रूडा कॉपी और तीसरी कॉपी है सोसाइटी की, ताकि सारे एक पेज पर रहें। बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त। और इसको फिर हमने नेक्स्ट स्टेप में वेरिफिकेशन का प्रोसीजर भी बनाया हुआ है कि ताकि अगर सोसाइटी वाला मिसकंडक्ट भी करते हैं तो हम उसको भी काउंटर करने के लिए तैयार बैठे हैं कि अगर एक आम आदमी उसको वेरिफिकेशन के लिए दोबारा हमारे पास आता है कि यार ये देख ले, मुझे एक हाउसिंग सोसाइटी ने लेटर दिया है, ये ठीक है, हम उसको ऑथेंटिकेट करके भी देंगे वो, क्योंकि हमारे पास अपनी डेटाबेस बनी हुई है, हम उसको ऑथेंटिकेट करेंगे जी पेपर उधर से है कि नहीं है। ये तो बहुत जबरदस्त काम रूडा करे, क्योंकि इससे पहले किसी हाउसिंग सोसाइटी में मैंने ये चीजें नहीं सुनी है। तो ये तो आप ना लोगों की जेब जो है वो सिक्योर कर रहे हैं और सारी जिंदगी की उनकी जमा पूंजी सेव हो जाएगी। क्योंकि हमारे यहाँ ये भी ट्रेंड है कि आपकी जमीन इतनी होती है और कम कर दी जाती है, वो बस आपको किसी ना किसी तरह से परेशान किया जा रहा होता है। अब बहुत सारे लोगों के साथ कुछ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होते हैं, आपका पेपर गुम हो गया, मिसप्लेस हो गया, या आपको किसी ने वो चेंज करके दे दिया। जैसे आपने कहा कि इसके 3 फैक्टर्स हैं, तो जो रूडा के पास फैक्टर है वो कुछ और है, हाउसिंग सोसाइटी कुछ और जारी करी है, तो आपने इसके लिए करना क्या है? अगर आपका पहले क्वेश्चन का पार्ट गुम हो जाए तो उसके अंदर हमने प्रोसीजर हमने डिवाइस कर दिया प्रोसीजर कि आप अपनी FIR की कॉपी करवाएं, उसके साथ अखबार में ऐड दें और आप हमारे पास तशरीफ लेकर आएँ। हम अपने रिकॉर्ड में जो हमारे पास इशूड लेटर उसको हम कैंसिल करेंगे, ताकि क्योंकि वो गुम चुका हुआ है, उसकी एग्जिस्टेंस खत्म हो चुकी है, तो हमारे रिकॉर्ड में उसको हम टर्मिनेट करके कैंसिल कर देंगे और उसी प्लॉट के लिए एक नया पेपर इशू करेंगे। और वो सिमिलर प्रोसीजर में तीनों पार्ट में हर सोसाइटी वाले के पास, क्लाइंट के पास और हमारे पास
दोबारा प्लेस हो जाएगा रिकॉर्ड। सही सही। और अगर लोगों को किसी को ये लग रहा है कि ये असली सिक्योरिटी पेपर नहीं, क्योंकि माजरत के साथ हाउसिंग सोसाइटीज का एक ऐसा तासुर आ चुका हुआ है कि लोग अब इन पर ट्रस्ट भी नहीं करते हैं। सो किस तरह पता चलेगा कि ये एक्चुअली रूडा की तरफ से इशू हुआ है और इसकी ऑथेंटिसिटी है, ये फेक नहीं है? आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसको हमने काउंटर करने के लिए हमने QR कोड का मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस करवाया है। आपके पास प्लॉट आपने लिया है, आपको सिक्योरिटी पेपर रूडा वाला आपको मिल चुका है, आप रूडा में लेकर आएंगे, आप ऑफिस 1 विंडो हमारे लेकर आएंगे, आप वहाँ पर अप्लाई करेंगे, फिर उसके ऑथेंटिकेशन के लिए आप अप्लाई करेंगे। हमारी टीम के 3 टायर सिस्टम लगा दिए गए हैं। पहले स्टेप में एक असिस्टेंट डायरेक्टर, फिर डिप्टी डायरेक्टर, फिर डायरेक्टर, उसको 3 स्टेप में वेरीफाई कर रहा है। हम उसको QR कोड की उसकी बैक पे स्कैनिंग करेंगे, QR कोड को स्कैन करके अटैच करेंगे और उसको टेस्ट करेंगे और मेक श्योर करेंगे कि जी ये दोबारा ऑथेंटिकेट ना हो। तो इस प्रोसीजर में हर क्लाइंट, हर बंदा अपना प्लॉट को वेरीफाई करवा सकता है हमारे पास। अच्छा एजाज साहब, आपके प्लॉट के फीचर्स इस सिक्योरिटी पेपर में मेंशन होते हैं कि उसकी कितनी ज़मीन है, कितनी, और उसमें आप कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़, वो नक्शा वगैरह जो आपने, वो भी चीजें होती हैं कि नहीं, इसमें हम जस्ट इन्फॉर्मेशन, ओनर की इन्फॉर्मेशन डालते हैं, ठीक है, प्लॉट का साइज बताते हैं, प्लॉट नंबर बताते हैं, हम ये डिटेल्स इसमें दे रहे हैं। इन केस अगर कोई अपना प्लॉट सेल करना चाह रहा है जी, सो फिर सिक्योरिटी पेपर का क्या रोल होता है? जी, इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे जो सिक्योरिटी पेपर पे हमने ओनर का नाम मेंशन कर दिया है, तो जब ट्रांसफर हुआ है तो ओनर तो चेंज हो गया, तो इट्स ऑब्वियस कि हमने उसके बेसिस पे इसको दोबारा अप्लाई करना है। तो पुराने सारे पेपर्स विल बी कैंसल्ड और फिर नया सेट ऑफ सिक्योरिटी पेपर इशू किया जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा ये भी होता है कि बहुत सारे लोग परेशान होते हैं कि आपकी जमीन जो है लेट्स सपोज वो 5 मरले है, सिक्योरिटी पेपर में अगर आपको लग रहा है कि उसको कम कर दिया गया है, या आपके साथ जो आपको बताया जा रहा था कि जी आपकी फेसिंग व्यू होगा और आपका जो प्लॉट है वो आपको इतनी डेट पे मिल जाएगा, हर चीज़ के सिक्योरिटी पेपर पे इंश्योर की जाती है कि ये डेट है जी मेंशन, आपको आपका प्लॉट मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बताया कुछ जाता है, हो कुछ जाता है, डिले होता चला जाता है। सो आपका सिक्योरिटी पेपर क्या आपको ये भी सिक्योरिटी देता है? जी, मैं सिक्योरिटी पेपर ओनरशिप डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करता है। ठीक है, उसके अंदर कैटेगरी वाइज भी मेंशन कर देते हैं। फेसिंग पार्क है, देखें एक हाउसिंग सोसाइटी का अप्रूवल आता है तो उसका लेआउट प्लान इज ऑलरेडी प्री अप्रूव्ड। अगर 101 प्लॉट नंबर है और इट इज फेसिंग पार्क तो इट विल रिमेन फेसिंग पार्क। उसकी रिवीजन होगी तो पूरा लेआउट प्लान रिवाइज होता है। ठीक है, तो वो तो चेंज हो ही नहीं सकता। उसके लिए हमारा इफेक्टिव कंट्रोल इन द सेंस है कि हमने अपना DNBC, हमारा डेवलपमेंट एंड बिल्डिंग कंट्रोल डिपार्टमेंट है, यू कैन अप्लाई ओवर देयर। आप उधर जाके कह सकते हैं कि जी मेरा प्लॉट पहले ये था, अब ये है, तो उसके प्रॉपर एक्शन हो रहा है और हो रहा है। हमारी टीम एफिशिएंटली इसको कैटर कर रही है। रिगार्डिंग ओनरशिप डॉक्यूमेंट, सिक्योरिटी पेपर फोकस सिर्फ ओनरशिप पे कर रहा है कि किसी के साथ डुप्लीकेशन या फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी ना हो। ये सिर्फ ओनर के पास ही होगा, ये इंश्योर किया जाता है। अच्छा जी, ओनर अगर आपके पास लेकर आपके 1 विंडो में रूडा के पास आए तो आप ये फैसिलिटी देते हैं कि इसको किसी भी टाइम आप वेरीफाई कर सकते हैं? हमने एक प्रोसीजर सेट किया है, हम डॉक्यूमेंट लेते हैं, हम 1 वर्किंग डे का टाइम लेते हैं, उसको हम वेरीफाई करके ठीक हो गया। अब मुझे ये बता दीजिएगा कि हम बहुत सारी क्योंकि प्रॉपर्टीज के बारे में ये सुन चुके हैं कि जी खास तौर पे हाउसिंग सोसाइटीज लोगों को परेशान भी करती रहती हैं। आप इस सिक्योरिटी पेपर के जरिए अपनी प्रॉपर्टी को लेकर बिल्कुल रिलैक्स हो सकते हैं कि आपके साथ कम से कम धोखा नहीं होगा? जी, हमारी पहले दिन ही इमरान अमीन साहब की हमारा विजन था, उन्होंने कहा था कि जी जो क्लाइंट है ना, एंड यूजर हमारा है, जो कि एक आम आदमी है, उसको आपने रिलैक्स लिहाज से रखना है, और ये सारा फीचर बनाया इस विजन को तहत करके किया गया है। हमने मेक श्योर किया कि तमाम इस एस्पेक्ट्स को कंसिडर करके हमने फाइनल तैयार किया पेपर, और हमने मेक श्योर किया किसी के साथ ज्यादती या किसी के साथ कोई इशू। ओवरसीज के लिए भी क्या यही तमाम चीजें? बिल्कुल सेम प्रोसीजर हमारा। ठीक है, और ओवरसीज को तो मेरे ख्याल से ज्यादा, क्योंकि उनके मसाइल ज्यादा होते हैं, आप जाके देख नहीं सकते हैं, सिर्फ आपने इन्वेस्टमेंट की होती है तो वो ज्यादा जो है। अब मैक्सिमम मुझे खुद नहीं पता था सिक्योरिटी पेपर भी कोई चीज़ है, और क्योंकि हमने कभी ऐसा सुना नहीं, अब लोगों को इस बारे में इन्फॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। तो आप अपने सोशल मीडिया हैंडल के ज़रिए जो लोग रूडा के अंडर आते हैं हाउसिंग सोसाइटीज़, और जिन लोगों ने प्लॉट्स इन हाउसिंग सोसाइटीज़ में लिए हैं, उनको बताते हैं कि जिन लोगों ने नहीं बनवाए कम से कम वो जाके अपनी हाउसिंग सोसाइटी से ये ले लें, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। जी, बिल्कुल, हमारी PR टीम ने इस पर बहुत काम किया है। हमारी सोशल मीडिया की पूरी एक्टिविटीज़ पे हुई थी, हमने मीडिया रिलीजेस, प्रेस रिलीजेस भी रिलीज़ किए इस चीज़ को लेकर, और हम कॉन्टीन्यूसली हाउसिंग सोसाइटीज़ को भी बता रहे हैं कि मेक श्योर कर रहे हैं कि इसके एग्जीक्यूशन प्रॉपर हो, और एक टास्क फोर्स भी बनाई गई ताकि लोगों को हाउसिंग सोसाइटीज़ में जाके बताया कि जी आप सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए अप्लाई करें, एग्जीक्यूशन करें उसकी, और मेक श्योर करें हाउसिंग सोसाइटीज़ को अप्लाई करें। अगर ये सिक्योरिटी पेपर ना हो तो क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपको जो कॉमन प्रैक्टिस आजकल जा रही है कि आप 3 साल एक आदमी किसके देता है, वो जब मौके पे जाके प्लॉट लेना चाहता है, प्लॉट एग्जिस्ट नहीं करता, तो उसको सबसे पहले तो अपनी प्रॉपर्टी राइट्स से खो देने पड़ते हैं। दूसरा,
एक प्लॉट पे डुप्लीकेट सेलिंग हुई होती है कि एक प्लॉट होता है वो 4 बंदों को बिका होता है। ये सिक्योरिटी पेपर उस चीज़ को भी इंश्योर करता है कि ये चीज़ ना एग्जिस्ट करे। आपको सेंस ऑफ श्योरिटी आती है कि आपने इन्वेस्टमेंट सही जगह पे की हुई, आपके पैसे बचे हुए, आपके पैसे सेफ है, और आपको अलाउ करता है कि आपको पोजीशन ऑन टाइम मिले ताकि आप अपना घर तैयार कर सकें, जो कि हर इंसान की ख्वाहिश है। ऑल्दो ये अब आपके उसमें नहीं आता, बट मैं क्या बाकी हाउसिंग सोसाइटीज भी इस चीज को फॉलो कर रही हैं कि ये सिर्फ रूडा ने ही कारनामा सर अंजाम दिया? अभी तक सिर्फ रूडा ज्यूरिसडिक्शन फर्स्ट स्टेप हमने लिया है सारी चीज को लेके, और इमरान अमीन साहब ने मेक श्योर किया हुआ है कि हमारी हर स्टेप फर्स्ट स्टेप ही, और हम मेक श्योर कर रहे हैं कि हर लिहाज से रूडा हर स्टेप नंबर 1 रहा है। चलिए जी, वी रियली अप्रिशिएट। अच्छा, हाउसिंग सोसाइटीज के अलावा रूडा की जो बाकी लैंड है वहां पर भी क्या जितने भी बायर हैं, जो लोग जमीन खरीदारी करते हैं ओवरसीज, उनको इंश्योर किया जाता है कि ऑब्वियसली हम बाकी लोगों को तो ये बताते रहते हैं कि आप यहाँ पर पूरे एतमाद के साथ अपना प्लॉट ले सकते हैं, अपनी जगह खरीदारी कर सकते हैं, तो उनके लिए भी यही सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं? नहीं, बेसिकली ये उन डिफरेंट हाउसिंग स्कीम्स के लिए जो कि रूडा की ज्यूरिसडिक्शन में आती हैं। ठीक है। जो बाकी लैंड है वो बेसिकली लिंक्ड है विद हमारा जो रजिस्ट्रार ऑफिस है, सब रजिस्ट्रार ऑफिस है, इसी ऑफिस में डील करता है। ठीक है। लेकिन हमने उसको केटर करने के लिए भी एक नेक्स्ट स्टेप बना लिया हुआ है कि हमने एक स्टेप प्रोसीजर निकाला जिसको हम कहते हैं प्लेसमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ठीक है। अगर आपने कोई रजिस्ट्री ली है रूडा की ज्यूरिसडिक्शन में, फॉर इंस्टेंस काला खताई रोड है, हमारे फिरोज वाले में डिफरेंट एरियाज आते हैं, आपने वहाँ पर एक जगह ली है 3 कनाल, 2 कनाल, 4 कनाल, तो आप रूडा के ऑफिस आके अप्लाई कर सकते हैं फॉर प्लेसमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो हम रूडा के सिक्योरिटी पेपर पे उसको प्रिंट करके देंगे और आपके रिकॉर्ड में वो भी ओनरशिप डॉक्यूमेंट मेंटेन रहेंगे। ठीक हो गया, ठीक हो गया। यानी ये भी आपको पूरी। अच्छा, अगर कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहा है, लेट्स सपोज किसी ने वहाँ पर अपनी ज़मीन बाय की है और कितनी देर रह गई है उनके वो किस्तें क्लियर होने में, और कब तक उनको उनकी ज़मीन नज़र आएगी, ये इससे रिलेटेड अगर कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहा है तो रूडा ऑफिस आ सकते हैं, ऑनलाइन भी उसकी तमाम। जी बिल्कुल, वहाँ हमारा 1 विंडो अवेलेबल है, हमारा स्टाफ, कॉम्पिटेंट स्टाफ वहाँ मौजूद है जो इस चीज़ को डील कर रहा है, और हम भी अपने ऑफिस में अवेलेबल हैं। यू कैन कम एनी टाइम और हम इसको डील करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब आप लोगों के इन्फॉर्मेशन के लिए, वो लोग जो कि हाउसिंग सोसाइटी से बेचारे सताए हुए हैं, ऑब्वियसली अब रूडा तो ये चीज़ इंश्योर कर रहा है। अब रूडा के अंडर जो हाउसिंग सोसाइटीज आती हैं, अगर कोई लोग वहां जाते हैं, प्लॉट खरीदारी करना चाह रहे हैं, अपना घर बनाना चाह रहे हैं, अगर आप उनको कुछ सजेशन देना चाहें कि कम से कम इन चीज़ों को इंश्योर कर लें, वो सबसे पहले सोसाइटी की ऑथेंटिसिटी को वेरीफाई करें। वो रूडा की वेबसाइट पे हमने मेंशन किया है जो हमारी अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स हैं, आप उनमें जाके मॉनिटर करके उनमें इन्वेस्ट करें। दूसरा, आप सोसाइटी वालों को बार बार कहें कि जी मुझे रूडा का सिक्योरिटी पेपर पे मेरे ऑथेंटिकेटेड डॉक्यूमेंट चाहिए। आप उसको फोर्स करेंगे तो हम सब मिलके एफर्ट करेंगे तो सिस्टम ठीक होगा। बिल्कुल, और उसी के लिए हमने स्टेप किया है, तो लोगों का इनपुट हमें रिक्वायर्ड है इस काम के लिए, ताकि इसकी एग्जीक्यूशन अच्छे तरीके से हो। सही। मैसेज क्या होगा देखने वालों के लिए आपका? मैसेज ये है कि जी आप काइंडली इस चीज़ को मेक श्योर करके, गरीब आदमी का पैसा होता है, उसको मेक श्योर करने के लिए आपको चाहिए कि आप काइंडली इस चीज़ को किसी की तरह किसी के साथ ज्यादती हर लिहाज से। बिल्कुल ऐसे ही है। और अगर आप इस चीज़ को इंश्योर करना चाहते हैं कि आपके साथ कहीं पे धोखा ना हो, तो ये बड़ा ज़बरदस्त फीचर रूडा की जानिब से इंट्रोड्यूस कराया गया है कि आपका ये सिक्योरिटी पेपर जो है ये आपको हर तरह से सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो लाजमी इसको हासिल कीजिए, और अपनी लैंड के हवाले से जो भी इंफॉर्मेशन है उसके लिए आप रूडा के ऑफिस जा सकते हैं और तमाम तरह इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू सो मच इजाज़ साहब, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक। प्रोग्राम के सिलसिले में जी हम बात करने वाले हैं स्किन के हवाले से। तो हम हमेशा बात करते रहते हैं, लेकिन स्किन के साथ साथ हम हमेशा अपने हाथों पैरों को नज़रअंदाज कर देते हैं। सो गर्मियों में एक बहुत बड़ा इशू रहता है, वो लोग जिनकी आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं, बाइक पे जो लोग जाते आते हैं, बहुत सारी स्टूडेंट्स, इनके लिए इशू रहता है हाथ और पाँव का कलर जो है वो आपका बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। तो इसकी हिफाजत आपने कैसे करनी है? डॉक्टर सवेरा सैफ हमारे साथ मौजूद हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट है, म्यू हस्पताल में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रही हैं, मेंबर पाकिस्तान एसोसिएशन डर्मेटोलॉजी हैं और मेंबर अमेरिकन एकेडमी एस्थेटिक मेडिसिन है। वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच। स्किन की केयर हमेशा से हम देखते हैं, सभी लोग कर लेते हैं। अब तो माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा लोगों में मैं कहूँगी अवेयरनेस आ गई है, बट कहीं ना कहीं हाउसवाइफ हों, स्टूडेंट्स हों, आपके हाथ पाँव निगलेक्ट हो जाते हैं और गर्मियों में बड़ा इशू रहता है। आपके हाथ अच्छे खासे जो हैं वो, मैं तो यही कहूँगी कि कॉम्प्रोमाइज़ क्या, मैं ड्राइव करती हूँ तो अच्छा खासा हाथों के कलर का फ़र्क आ जाता है। तो क्या करना है आपको? देखें, जिस तरह से चेहरे की रंगत और चेहरे के कम्प्लेक्शन का हम ख्याल रखते हैं, हाथों पैरों का उतना ही ज़रूरी है। ठीक है। क्योंकि ये आपकी जिस्म का एक वो हिस्सा है जो कि एक्सपोज्ड होता है, जिस तरह से आपका चेहरा एक्सपोज्ड है।
तो इसके लिए भी उसी तरह ही आप केयर करें जिस तरह कि आप चेहरे के लिए कर रहे हैं, जैसे कि अच्छी हाइड्रेशन, मॉइस्चराइजेशन एंड सन प्रोटेक्शन। जब भी हमारे पास ये तीनों चीज़ों की कॉम्बिनेशन होगी, जिस तरह से आपका चेहरा ग्लो करेगा, इस तरह आपके हाथों और पैरों की स्किन भी करेगी। आप फ्रीक्वेंटली मॉइस्चराइज करें हाथों और पैरों को, ठीक है। हम चेहरे पे वो चीज़ें लगा लेते हैं जो हाथों पैरों को निगलेक्ट करते हैं। ऐसे तो ऐसी प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल होती हैं और ऐसी ट्रीटमेंट्स भी अवेलेबल होती हैं जो कि इक्वली आपके फेस को जिस तरह ग्लो दे रही हैं वो हाथों पैरों के लिए, लेकिन वो डिजाइंड होती हैं फॉर हैंड्स एंड फीट, वो डिफरेंट होती हैं फ्रॉम द वंस वी यूज फॉर द फेस। तो इसलिए, लेकिन बेसिक रूटीन जो इंसान हर बंदा कर सकता है, घर में कर सकता है, वो मॉइस्चराइजेशन है, माइल्ड स्क्रबिंग कर सकता है इन अ वीक, once or twice in a week, और साथ में हाइड्रेशन का ख्याल रखें, मॉइस्चराइजेशन का ख्याल रखें एंड सन प्रोटेक्शन। जो सन ब्लॉक आप चेहरे पे लगा रहे हैं उससे थोड़े से हायर SPF का हाथों और पैरों पर इस्तेमाल करें और फ्रीक्वेंटली करें, हर 4-4 घंटे के बाद करें। और अगर आप फिजिकली उनको कवर कर सकते हैं, जैसे कि ग्लव्स पहन सकते हैं, सॉक्स पहन सकते हैं, तो वो भी जरूर करें। ठीक है, यूनिवर्सिटी जो बच्चियां जाती हैं उनके लिए तो ये जरूरी है कि चले वो ग्लव्स पहन लें, क्योंकि ज्यादा टाइम उनको बाहर भी रहना होता है। अच्छा जी, अब जो घरेलू खवातीन हैं जिनका सारा दिन घर में काम होता है, सो पानी का इस्तेमाल भी रहता है, आप कटिंग्स कर रही हैं, डस्टिंग वगैरह कर रही हैं, उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो बस अब हाथों की केयर कर सकें। किस तरह से? देखिए, बाहर जो जा रहे हैं वो तो टैनिंग का शिकार हो रहे हैं, लेकिन जो घर के अंदर जो हमारी खवातीन और लड़कियां काम कर रही हैं वो एक्जिमा के फेस करती हैं, एक्जिमास ऑफ द डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्जिमास ऑफ द स्किन जो है वो देखती हैं, क्योंकि वो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स यूज कर रही हैं जैसे कि कोई सर्फ हैं, डिटर्जेंट्स हैं, डिश वॉशिंग लिक्विड्स हैं, कोई हार्श एंटीबैक्टीरियल सोप्स हैं, उससे भी आपकी स्किन, हैंड्स एंड फीट और बॉडी की भी ड्राई अच्छा, नॉर्मली वो क्या होता है, हार्ड भी आपकी स्किन हो जाती है, वरना हाथ बहुत नरम और मुलायम होते हैं। बिल्कुल, अदरवाइज वो आपके हाथ भी जो है ना, अगर आप बर्तन धो रहे हैं मुसलसल, कपड़े धो रहे हैं, तो वो हाथ भी आपके बड़ी ड्राई। यही है कि हार्श केमिकल्स जो जिससे एक्सपोज हो रहे हैं हाथ बार बार और फॉर वेरी लॉन्ग टाइम और फ्रीक्वेंटली हो रहे हैं और डेली रूटीन में हो रहे हैं, तो फिर वो इस तरह से आपकी स्किन को डैमेज करते हैं। उसके लिए भी आपको ज़रूरी है कि जब आप बर्तन धोएं तो आप ग्लव्स का इस्तेमाल कर लें। डिश वॉशिंग ग्लव्स होते हैं उसके लिए, स्पेशल रबर ग्लव्स। जिनको लैटेक्स से एलर्जी है वो लैटेक्स फ्री ग्लव्स भी अवेलेबल होते हैं। आपके हाथों का कलर इससे भी कॉम्प्रोमाइज होता है? बिल्कुल होता है। देखें, जैसे ही स्किन का बैरियर डिफेक्ट होगा, स्किन का कलर या कम्प्लेक्शन वेरी करना शुरू हो जाएगा। और हमारी जो रेस है, जो एशियन रेस है, पाकिस्तानी रेस है, इसमें जो पिगमेंटेशन है उसके चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। मॉइस्चराइज़ करें जब भी आप बर्तन धोएं, कपड़े धोएं, ग्लव्स का इस्तेमाल करें और उसके बाद भी अपने हाथों और पैरों को मॉइस्चराइज़ करें, सर्फ के असरात से बचाएं और एंटीबैक्टीरियल सोप्स का कम से कम इस्तेमाल करें। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, हम समझते हैं कि अच्छा फेस वॉश जो कुछ भी है हमारे फेस के लिए ही है, तो आपको इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि आपके हाथ भी जो हैं, पाँव भी, वो भी कॉम्प्रोमाइज ना हो। बिल्कुल ऐसे ऑब्वियसली आपके चेहरे का कलर और हो और हाथ पाँव का और वो तो अजीब ही लग रहा होता है। अच्छा जी, मुझे ये बता दीजिएगा कि अक्सर हम लोगों को देखते हैं ये जो हाथों की ये चीज़ें ये काली हो रही होती हैं, इनके बहुत ज़्यादा निशान जो हैं वो जो मर्जी आप कर लें वो नहीं जाते, इसके लिए क्या करना है? देखिए, सबसे पहले तो आप ये देखें कि आपका काम क्या है, जिसकी वजह से कोई फ्रिक्शन तो नहीं हो रही इस जगह पे, बार बार रगड़ की वजह से ये चीज़ आपकी डेवलप हो रही है। उसके अलावा अगर ड्राइनेस है हाथों की तो भी वो यहाँ पे मैनिफेस्ट करेगी एज डार्कनेस। तीसरी चीज़ कि अगर डेड सेल्स की लेयर अगर बिल्डअप हो रही है आपके हाथों पे, इसका मतलब है कि एक्सफोलिएशन नहीं हो रही, डेड सेल्स की लेयर बिल्डअप हो जा रही है और वो एक्यूमुलेट हो जा रही है, उसकी वजह से वो अपीयर होना शुरू हो गए हैं एज डार्क। उसके लिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि हाइड्रेशन एंड मॉइस्चराइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके साथ साथ हम पीलिंग्स कर सकते हैं। एक केमिकल पील्स आते हैं हाथों और पैरों के लिए, स्पेशली फॉर्मुलेटेड होते हैं, जिनकी ट्रीटमेंट के बाद आपके जो हाथ और पैर हैं वो आहिस्ता आहिस्ता उनकी रंगत तब्दील होनी शुरू हो जाती है, जिसमें कि ग्लाइकोलिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है, कोजिक एसिड है, इस तरह की फॉर्मुलेशंस हैं जिनसे अगर हम हाथों पैरों, इवन के बाजुओं का जो कि एक्सपोज पार्ट्स भी हैं, इवन के कोहनियों पे, घुटनों पे रगड़ की वजह से हो सकता है, कोई ऑक्यूपेशनल रीजन की वजह से हो सकता है, या वैसे ही जेनेटिकली अगर आपका कम्प्लेक्शन इज टुवर्ड्स द दैट साइड, तो फिर वो आपका वो जेनेटिकली भी प्रीडिस्पोजिशन है कि आप वहाँ पे पिगमेंटेशन डेवलप करें। सही, उसके लिए समटाइम ये होता है ना, आपके पाँव की स्किन बिल्कुल ठीक होती है लेकिन आपके टखनों के साइड पे जो है वो काले काले निशान बिल्कुल ऐसे है। वो भी इसी तरह है कि कभी कभी जूता जो आप पहन रहे हैं वो इतना कंफर्टेबल नहीं है और वो लग रहा है बार बार आपको वहाँ पे, तो कोशिश करें बहुत ही कंफर्टेबल जूता पहने जो आपको लगे, वो दोबारा इस्तेमाल ना करें। और दूसरी बात ये है कि वही बात कि आप मॉइस्चराइज करें ताकि रगड़ मिनिमाइज हो आपकी स्किन के साथ।
और फिर वही प्रोसीजर्स, केमिकल पील्स हो गए और कुछ और ट्रीटमेंट्स हैं जो कि हम टॉपिकल ट्रीटमेंट्स यानी कि डेली रूटीन में भी हम ग्लाइकोलिक एसिड की जो लेस कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं ताकि आपकी एक्सफोलिएशन होती रहे। अच्छा, नॉर्मली बच्चे जब क्रॉलिंग कर रहे होते हैं ना तो हम उनको छोड़ देते हैं और कुछ बच्चों के वो निशान घुटनों पे इतने पक्के हो जाते हैं कि बड़े भी हो जाए तो वो रहते हैं, तो इसके लिए कैसे केयर करनी है? ये वाकई आपको देखना, बच्चों को इस तरह नहीं छोड़ना चाहिए। बिल्कुल ऐसे आप बच्चों के प्रोटेक्शन दे सकते हैं, बच्चों के लिए फ्लोर को ऐसे रखें। जबरदस्त पैड्स भी आए हुए हैं। हाँ जी बिल्कुल, नी प्रोटेक्टिव पैड्स भी आए हुए हैं, आप बच्चों को वो पहना सकते हैं। लॉन्ग स्टॉकिंग्स पहना सकते हैं, बिल्कुल लॉन्ग सॉक्स पहना सकते हैं ताकि फ्रिक्शन डायरेक्टली स्किन के साथ ना लगे, कपड़े के साथ लगे ताकि नीज जो है वो बच जाएं। सही। अगर आपके मुसलसल हाथों की स्किन ड्राई रह रही है तो आपको उसके लिए क्या करना है? मुसलसल फ्रीक्वेंट मॉइस्चराइजेशन विद अ गुड मॉइस्चराइजर ताकि आपकी स्किन जो है हाइड्रेटेड रहे। जैसे जैसे हाइड्रेशन रहेगी आप फील करेंगे चाहे आप काम भी कर रहे हैं लेकिन स्किन उतनी वर्सन नहीं होगी। जी ठीक है। अच्छा, इसी तरह पाँव के कुछ लोगों की एड़ियां मुसलसल फट जाती हैं, स्किन नीचे से फट जाती है पाँव के, उनको क्या करना है? देन अगेन हमारे लोगों की जिनकी हैबिट नहीं है कि पैरों को टोटली निगलेक्ट करते हैं कि वो समझते ही नहीं कि पैरों को मॉइस्चराइजेशन की ज़रूरत है, कि पैरों को भी उसी तरह आपको लोशन लगाना है या क्रीम लगानी है जिस तरह से आप बाकी बॉडी पार्ट्स को लगा रहे हैं। इसी तरह वो इस तरह थिक ड्राई फिशर्ड हो जाते हैं जिसको हम केराटोडर्मा कहते हैं। अच्छा, कुछ लोगों को तो नंगे पाँव फिरने की बहुत आदत होती है, आप कारपेट पे हैं, अब ये भी आपके पाँव के लिए नुकसानदेह? बिल्कुल नुकसानदेह है कि वो एक लेयर जम जाती है डस्ट की, ठीक है, और वो आपको फिर स्क्रब ऑफ करनी चाहिए। यार आपको एक ऐसा यूटेंसिल यूज करना चाहिए जिससे आप क्लीन कर सकें बिल्कुल अपने सोल्स को। इवन कि यू कैन सोक योर फीट इन वाटर, ऑलिव ऑयल, सॉल्ट, डेली ना भी करें, 2-3 दिन बाद कर सकते हैं, लेकिन कीप योर फीट क्लीन एज मच एज पॉसिबल। ये भी होता है कि हम कुछ ऐसी टॉपिकल ट्रीटमेंट्स भी दे सकते हैं ओवरनाइट एप्लीकेशन के लिए जिसके ऊपर हम उनको कहते हैं कि पॉलीथीन कवर करें। उससे फिर ये होता है कि बेटर पेनिट्रेशन होती है, बेटर हाइड्रेशन इंप्रूव हो जाती है। अच्छा। और उससे ये होता है कि जो फिशरिंग यानी कि क्रैक्ड हील्स होती हैं वो बेहतर इंप्रूव कर जाती हैं। उसके लिए हम यूरिया, हाई कॉन्सेंट्रेटेड यूरिया प्रेपरेशन यूज़ कर लेते हैं अबाउट 20% एंड ऑनवर्ड्स। सैलिसिलिक एसिड प्रेपरेशन यूज़ कर सकते हैं टू अप्लाई ओवर द क्रैक्ड हील्स। उससे ये होता है कि क्रैक्ड हील्स ग्रेजुअली हील होना शुरू होती हैं। कितने टाइम में रिकवरी हो जाती है? आप जितनी अच्छी ट्रीटमेंट करें, आप जितना अच्छा केयर करें, बहुत जल्दी हफ्तों में भी ठीक हो सकती है। चलें जी, बस ये आपको टाइम देने अपने आप को। स्किन के अलावा भी देखिए आपके हाथ पाँव भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जी, ये भी एक्सपोज एरिया है, नज़र आते हैं, अच्छे नज़र आएंगे, खूबसूरत नज़र आएंगे तो आप अच्छे लगेंगे। मैसेज क्या होगा देखने वालों के लिए? मैसेज यही होगा कि अपनी स्किन की हेल्थ के ऊपर काम करें। बस बजाय इसके कि आप ये सोचें कि मैं गोरा कैसे हूँ, ये सोचें कि मेरी स्किन हेल्दी लगे, ग्लो करे, जिस जो कम्प्लेक्शन अल्लाह ताला ने आपको अता किया है उसी में ये खुश रहें और उसी को इम्प्रूव करें। क्योंकि हर किसी का मसला आजकल गोरा रंग होता है, बल्कि अगर आप अपनी स्किन को जिस हालत में उसी में अच्छा रखेंगे तो वो मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छी दिखेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अपना ख्याल रखिएगा नाज़रीन, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।